Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today we will start our new chapter, lesson number 5, daffodils. In the previous lecture we have done chapter number 4 and review 1. Daffodils एक poem है. Poem जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. विलियम वर्ड्सवर्थ एक शायर था, एक क्रिटिक भी था. उसकी शायरी हमेशा बेस करती होती थी नेचर पे. जो नेचर यानी वो नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, इसीलिए वो उसकी जो थीम होता था उसकी पोइट्री का, वो नेचर से बेस्ड था. अब इस पोएम में हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स के बारे में. डैफोडिल्स कहा जाता है आबी नरगिस के फूलों को, यानी वो फूल जो इसमें पानी में खिलते हैं. ठीक है, उसके बारे में इसने बताया है कि ये कैसे उसको किस तरह से खुश किया और वो किस तरह से उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ था, हैप्पी मूड में था. सबसे पहले इसके देखते हैं वर्ड सिनोनिम्स. वॉन्डर घूमना फिरना, रोम रैम्बल वॉक आउट. लोनली नाउन तन्हा alone, solitary, friendless. Host hajum, large number, mass, multitude. Flutter झूमना, flap, wave, quiver. शिवर भी जिसे कहते हैं, मतलब हल्के हल्के से जिस तरह से फूल हवा में झूम रहे होते हैं. Stretch verb फैलना, extend, spread, range. Margin किनारा, edge, side, वर्ड्स बॉर्डर. टॉस वर्ब झूमना, रोल स्वे, अनडिल्यूट. स्प्राइटली एडवर्ब खुशी से, लाइवली चीयरफुली जॉयफुली. जोकंड एडजेक्टिव मशहूर कुन, चीयरफुल मैरी हैप्पी गे. गेज वर्ब देखना, घूरना जिसे भी कहते हैं, और मुसलसल टिकटिकी बांध के जिसको देखना, वो भी गेज में आता है. स्टेयर लुक ऑब्जर्व. पेंसिव सोच में गुम, थॉटफुल सीरियस सैड. सॉलिट्यूड तन्हाई, आइसोलेशन लॉनलीनेस. इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे. ट्रांसलेशन में जो आपको दी गई है वो मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा देती हूँ. आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. आई वॉन्डर्ड मैं घूम फिर रहा था, लोनली तन्हा, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह. अब यहाँ पे जो आई दिया गया है ये पोइट को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? पोइट को रिप्रेजेंट करता है. मतलब कि पोइट अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को बयान करता है. पोइट्री में जब भी आई आता है तो वो पोइट को खुद को रिप्रेजेंट करता है. विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक बादल की तरह अकेला घूम रहा था. That floats on high over vales and high hills, जो कि ऊंची वादियों में ऊपर तैरता है और पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर, जो ऊंची वादियों के ऊपर और पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर तैरता है. When all at once I saw a crowd. When all at once फिर अचानक I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा. A host एक हजूम ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी फूलों का. किसका? सुनहरी फूलों का. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. बिसाइड द लेक झील के साथ, बीनीथ द ट्रीज दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, उन सितारों की तरह जो मुसलसल चमकते हैं और दमकते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो कि कहकशां में चमकते रहते हैं. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली लाइन में या कतार में फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक झील के किनारे के साथ. 10,000 saw I at once at a glance, एक ही नज़र में या एक ही झलक में मैंने हजारों देखे. यानी ऐसे जैसे हम सितारे देखते हैं आसमान पे रात को, तो वो भी हमें क्या नज़र आते हैं? एक ही नज़र में एंडलेस नज़र आते हैं, हज़ारों की तादाद में नज़र आते हैं.
इसी तरह वो शायर कह रहा है कि जो मैंने डैफोडिल्स देखे थे तो वो भी ऐसे ही थे, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो खुशी से अपने सर को हिला रहे थे या खुशी से रक्स करते हुए अपने सरों को हिला रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, उनके साथ लहरें भी रक्स कर रही थी बट दे, लेकिन वो आउटडिड, सबकत ले गए द स्पार्कलिंग लीव्स इन ग्ली, उनसे खुशी में उन लहरों से आगे सबकत ले गए और उनके पत्ते और ज्यादा खुशी से चमक रहे थे। अ पोइट कुड नॉट बी बट गे, एक शायर कुछ नहीं कर सकता था लेकिन सिर्फ खुश हो सकता था। गे मतलब खुश होना। इन सच अ जोकंड कंपनी, ऐसी मशहूर कुन या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली सोबत में, ऐसी मशहूर कुन सोबत में, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने उसे देखा और देखा, गौर करता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन कुछ भी नहीं सोचा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये मंजर मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लाया था। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता था, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली दिमाग और सोच में गुम होने वाले मूड में, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो अचानक से मेरे जहन में या अचानक से मेरे चश्मे तस्वुर में, मतलब कि मैं अपना ख्याल जो होता था उसमें चमकते थे। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरे लिए तन्हाई में एक रहमत थी। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ रक्स करता है। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन है, मतलब कि पोइट अपनी थॉट्स को, अपने एक एक्सपीरियंस को बता रहा है। उसमें उसने बताया कि जब मैं वादियों में बिल्कुल अकेला फिर रहा था, घूम रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक झील के किनारे पे बहुत सारे डैफोडिल्स देखे थे, और डैफोडिल्स के फूल ऐसे थे जैसे कि स्टार्स मिल्की वे में ट्विंकलिंग होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के साथ उसने उनको तशबीह किससे दी कि सितारों से। दूसरा उसने कहा है कि लहरें भी, झील की लहरें जो थी वो भी डैफोडिल्स के साथ रक्स कर रही थी, लेकिन उनका रक्स जो था, डैफोडिल्स का रक्स था, वो उनसे बहुत बेहतर था। ठीक है, कि मैं, और ये भी बताता है कि अब मैंने उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की, मैंने बहुत देर तक उनको देखा और कुछ भी नहीं सोचा। फिर ये जो मंजर था मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। जब भी वो तन्हाई में या फिर वो किसी सोच में गुम वाले मूड में होता था, तो वो फौरन से उसके जहन में आ जाते थे, अचानक से उसके ख्याल में आते थे, और फिर वो उसको खुशी से वो भर जाता था। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज में हम देखेंगे, एक्सरसाइज हमारे पास है इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे? फिगर्स, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसी तरह फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब के यूज ऑफ ऑर्नामेंटल वर्ड्स, ऑर्नामेंटल यूज ऑफ वर्ड्स, के हम किसी भी राइटिंग में लफ्ज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करके उसको मोर और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। लफ्ज़ों को किस तरह से हम उनको बयान कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को दूसरों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है सिमिली। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. सिमिली कहते हैं इसे हैं उर्दू में, सिमिली कहते हैं तशबीह को, और इसमें हम दो चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, जो बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती, उनको हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मतलब उन दोनों का मुवाजना करते हैं। और उन दोनों का मुवाजना किस बेस पे करते हैं कि उन दोनों में कोई खूबी या खामी सेम होती है, कोई खूबी या खामी सेम होती है, तब हम उनको कंपेयर करते हैं, तो ये सिमिली कहलाता है। और कंपेयर करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं वर्ड्स लाइक और एज। कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? लाइक और एज।
लाइक और एज वर्ड्स जब हम यूज करते हैं तो इट मीन्स कि हम एक चीज को दूसरी चीज से मिला रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी है हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स। हर आईज ट्विंकल्ड, वर्ड क्या है ट्विंकल्ड, कि उसकी आंखें चमकती हैं लाइक स्टार्स, सितारों की तरह। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं। अब इसमें जो हमने लाइक यूज किया है ये वर्ड है सिमिली। लाइक से, लाइक को यूज करने से हमें पता चला कि हमने इस सेंटेंस में सिमिली यूज की है। ठीक है, सिमिली किसे कहते हैं, तशबीह को, जिसमें हम दो डिसिमिलर चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से उनका मुवाजना करते हैं उनकी किसी खूबी या खामी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड omit the word like, then we are using a metaphor. If we write a comparison, अगर हम एक मवाजना लिखते हैं या फिर हम एक दो चीज़ों के दरमियान में दो ऐसी चीज़ें जो डिसिमिलर होती हैं लेकिन हम उसमें वर्ड ओमिट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं लाइक का। लाइक वर्ड हम यूज़ नहीं करते तो इट मीन्स वी आर यूजिंग मेटाफर। ठीक है, कंपैरिजन वैसे ही होता है। सिमिली में क्या होता है कि उसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक और एज का, जबकि मेटाफर में हम लाइक या एज वर्ड यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं उन दोनों की क्वालिटीज़ पर। अब वो क्वालिटीज़ गुड भी हो सकती हैं, बैड भी हो सकती है। एग्जाम्पल इसकी है ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। ही प्रूव्ड अ लाइन। अब ये क्या यूज़ किया गया, लाइन जो है, अब एक इंसान लाइन तो नहीं हो सकता ना, शेर नहीं हो सकता, लेकिन उसको बहादुरी की वजह से शेर से मिलाया गया है। लाइन आप सब लोग जानते हैं कि बहादुर होता है और इसी वजह से उसकी बहादुरी को, मतलब एक आदमी की बहादुरी को लाइन से मिलाया गया है और वो ही प्रूव्ड द लाइन इन द फाइट। वो लड़ाई में या जंग में एक शेर साबित हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। फिगरेटिव लैंग्वेज यानी इस्ताराती लैंग्वेज है, टेक्निक एक उसको इस्तेमाल करने की टेक्निक, वेयर एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे किसी भी चीज़ को और एन आइडिया या एक ख्याल को इज गिवन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स इंसानी खसूसियात से दी जाती हैं और क्वालिटीज़ या खूबियाँ, यानी किसी बेजान चीज़ को एक इंसान से मिला दिया जाता है उसकी करेक्टरिस्टिक खसूसियात या उसकी खूबियों की बिना पर। ठीक है, क्या था इसमें कि किसी भी बेजान चीज़ या किसी भी ख्याल को हम एक इंसानों वाली खूबियाँ या खसूसियात से मिला देते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, फिर पर्सोनिफिकेशन। पर्सन से रिलेटेड है, जैसे आपने पर्सन से हम देखें एक पर्सन, एक शख्स से, किसी भी शख्स से अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क। अब इसमें कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम क्या है, कैंडल फ्लेम यानी मोमबत्ती का शोला। डांस्ड, ये डांस्ड इसमें क्या है, इसको रक्स करता है इन द डार्क, अंधेरे में। जैसे अगर हम देखते हैं अंधेरे में मोमबत्ती का जो शोला होता है वो यूं यूं हिल रहा होता है। क्यों हिल रहा होता है, वो जो हल्की सी हवा होती है माहौल में उसकी वजह से वो हिल रहा होता है। ठीक है, अब रक्स कौन करता है, हमें पता है ह्यूमंस रक्स करते हैं या एनिमल्स मतलब लिविंग थिंग्स रक्स कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं, लेकिन कैंडल फ्लेम एक बेजान चीज़ है। ठीक है, कैंडल फ्लेम एक बेजान चीज़ है, जबकि डांस जो है वो जानदार चीज़ें कर सकती हैं, रक्स जो है वो जानदार चीज़ें कर सकती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी बेजान चीज़ या किसी ख्याल को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ से मिला दिया जाए, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स। इमेजरी यानी जो डिटेल्स होती हैं, तफसीलात होती हैं, उनको बयान करने के लिए इंसानी जहन में, रीडर यानी पढ़ने वाले के जहन में जो तखयलात या जो तस्वुरात या जो तस्वीरें बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? इमेजरी कहलाती हैं। इमेजरी अब होती हैं जैसे कि वो कौन सी? हमारी विजुअल सेंस से, देखने की सेंस से, मतलब कि हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें मेंटल इमेज क्रिएट हो गया, तो वो क्या कहलाता है? विजुअल सेंस। जबकि हम इसको बाकी एज वेल एज, जबकि सेंस ऑफ टच छूने की सेंस से, स्मेल सूंघने की, टेस्ट चखने की, एंड साउंड और आवाज़ों की, ठीक है। यानी जो हम अगर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो जो पोइट ने या उसके राइटर ने जो इमेजरी यूज़ की है उसको पढ़ते हुए हमारे माइंड में एक चीज़ की तस्वीर फ़ौरन से आ जाती है। अगर हम कहते हैं साउंड ऑफ ट्रेन, ठीक है, साउंड ऑफ ट्रेन अगर हम कहते हैं तो हमें ज़ोर से एकदम से लगता है अचानक से कि बहुत तेज़ आवाज़ है रही है। ट्रेन की आवाज़ आप सबको पता है, ठीक है। तो ये पढ़ते हुए हम उस चीज़ को फील करते हैं या उस चीज़ की तस्वीर अपने जहन में बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, तो वो इमेजरी कहलाती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। विजुअल मतलब के देखने से, ह्यूज ट्रीज इन द डार्क एंड थिक फॉरेस्ट। इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से आता है कि दरख्त कहाँ पे? एक घने और तारीक जंगल में बड़े बड़े दरख्त, ठीक है। ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनने से। द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। पत्तों की सरसराहट अगर आपके सामने लफ्ज़ कहा जाता है तो आप फ़ौरन से, आपको वो हल्की हल्की सी जो उसकी सरसराहट होती है वो सुनाई देती है, आप उसको फील करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इमेजिन। स्मेल, स्मेल मतलब सूंघने से। सेंट ऑफ एप्पल्स, सेंट ऑफ एप्पल्स मतलब के सेबों की खुशबू। सेबों की खुशबू अब हमें पता चलता है, हम फील करते हैं कौन सी होती है। या फिर आमतौर पे अमरूद की खुशबू बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। वो हमें कहीं भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमें वो फीलिंग आ रही होती है, वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम वो स्मेल कर रहे हैं चीज़, मतलब उसको सूंघ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट। स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, मीठे और रसीले माल्टे, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं मतलब टेस्ट करने से, जो चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, खा सकते हैं। टच, रग्ड एंड रफ पाथ, जब हम किसी भी नाहमवार जगह पे पाँव रखते हैं तो हमें पता चलता है, हम चलते हैं किसी रास्ते पर जो नाहमवार और रफ सा रास्ता होता है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है, लेकिन अगर स्मूथ रास्ता हो तो उसका भी हमें पता चल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सिमिलीज, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन। तो आपने उन सेंटेंसेस के सामने जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है मेटाफर, सेकंड सेंटेंस मेटाफर, थर्ड सेंटेंस सिमिली, 4 सिमिली, 5 पर्सोनिफिकेशन, 6 पर्सोनिफिकेशन, 7 सिमिली, 8 सिमिली, 9 पर्सोनिफिकेशन, 10 मेटाफर, 11 मेटाफर और सेंटेंस नंबर 12 भी सिमिली है, ठीक है। इसको आप फिल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ भी आ चुका होगा और आप इसको कर भी लेंगे अच्छे तरीके से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।